हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 20 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए गाइस, हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। स्मॉल फार्मर्स डिप्राइव्ड ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो गाइस, अभी क्या है, ये जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें ये बताया है कि जो हमारे वर्ल्ड में जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब देखो गाइस, अब हम ये पढ़ते हैं सबसे पहले क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है। देखो गाइस, क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हो कि क्लाइमेट चेंज ना हो, या फिर क्लाइमेट में आप या फिर कार्बन एमिशंस कम कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर रहे हो, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आपको क्या क्लाइमेट फाइनेंसिंग मतलब कि आपको क्या पैसा मिलता है, आपको लोन मिलता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स हैं, आप सबको पता होगा, जैसे अडेप्टेशन फंड हो गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हो गया। तो इस तरह से क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस के अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स हैं जो कि ग्लोबली मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे दिए जाते हैं अगर कोई क्लाइमेट से रिलेटेड काम कर रहा है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग होता क्या है। बाकी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस का एम यही होता है कि हम किस तरह से एमिशंस को रिड्यूस कर सकें और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको भी रिड्यूस कर सकें। अब हम देखो ग्रीन हाउस गैसेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब हम जो कार्बन सिंक्स हैं उनको इंक्रीज करो। अब आप कार्बन सिंक्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। कार्बन सिंक्स कौन होते हैं, जो कार्बन को कैप्चर करते हैं। जैसे आपके पेड़ हो गए, आप एफोरेस्टेशन करो। आपका जो रिवर हो गया, ओशंस हो गए, वो भी कार्बन सिंक करते हैं। आपका जो स्नो है, मतलब कितना ज़्यादा आइस है, जो आइस शीट्स हैं, वो सब क्या करती हैं, कार्बन को कैप्चर कर रही हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मतलब यही है, वो काम जिससे एक तो एमिशंस को रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है बाय आइदर द इंक्रीजिंग द कार्बन सिंक्स, जिसका एम यही है कि हम किस तरह वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर सके और मेंटेन कर सके कि किस तरह से अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आता है वो ह्यूमन और इकोलॉजी को क्या करे, कम से कम इम्पैक्ट करे। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लाइमेट फाइनेंस होता है क्या है। अब क्या तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अंदर। अगर आपको इस तरह से का काम कर रहे हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो कम हो रहे हैं, या फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहे हो, सप्लाई चेन इंप्रूव कर रहे हो, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हो, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो टू पॉलिसी मेकर्स, वेलबींग कर रहे हो ऑफ रूरल कम्युनिटीज़, या फिर इम्प्रूव्ड असेस टू फाइनेंस, ये सब कुछ अगर आप एक्टिविटीज़ में एंगेज हो देन आपको क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है। अब हम ये पढ़ लेते हैं जो IFAD है जिसने रिपोर्ट पब्लिश करी है, ये है क्या। तो क्या जो IFAD है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका एम यही है कि किस तरह से हम ग्लोबली पावर और हंगर को इरेडिकेट कर सके, स्पेशली इन रूरल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, देखो इनकी क्या फाइंडिंग्स है, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है, इनकी फाइंडिंग्स क्या है। इन्होंने ये फाइंड किया है कि हमारे वर्ल्ड में जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड है वो 5 हेक्टेयर लैंड से भी कम है। और स्मॉल स्केल फार्मर्स हमारे वर्ल्ड में, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, ग्लोबली 95% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं। और इनके पास जो क्यूमुलेटेड कलेक्टिवली जो स्मॉल स्केल फार्मर्स के पास जो एरिया है वो ग्लोबल एरिया के ओनली 20% एरिया है। ठीक है, ग्लोबल फार्म लैंड का। ठीक है, अब स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर फाइनेंस में क्या बैरियर्स हैं कि जो उनको फाइनेंस नहीं मिलता। सबसे पहले यही है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो नेशनल गवर्नमेंट है उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, और ना ही वो जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उनके साथ कॉम्प्लाई नहीं करती। इसके अलावा क्या है, जो नेशनल गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है कि किस तरह से हम क्लाइमेट अडेप्टेशन या मिटिगेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें, वो नहीं करती। देखो गाइस, अब जब तक आप क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, या फिर क्लाइमेट फाइनेंस के अंडर जो एक्टिविटीज़ आती हैं, तब तक आपको फाइनेंसिंग कैसे मिलेगी। और ये काम कौन करेगा, वहाँ की गवर्नमेंट ही करेगी। मतलब कि जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके पास ही ये कैपेसिटी नहीं है कि वो क्लाइमेट अडेप्टेशन या मिटिगेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सके। इसके अलावा क्या, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती जो फार्मर की नीड है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये रिस्की है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ही कम कैपिटल जो पैसा है वो अवेलेबल रहता है फॉर दोज इन्वॉल्व इन द स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कि नो डाउट जो लार्ज स्केल पे जो फार्मर्स होते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल, लेकिन जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनके पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड ही रहती है कि वो अपने
अपने मतलब कि बल पे क्या है उस तरह का काम कर सके, लाइक क्लाइमेट एक्टिविटी से रिलेटेड कोई काम कर सके, तो वो उनके लिए इतना ईजी नहीं रहता। अब क्या रिकमेंडेशन दिया है कि किस तरह से हम स्मॉल स्केल फार्मर्स को क्या मतलब कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या रिकमेंडेशन है। देखो सबसे पहले इन्होंने यही बोला है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेशन करना चाहिए, ताकि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में के जो इन्वेस्टमेंट में जो बैरियर है उनको हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, कोई भी फार्मर अगर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो हमें उनको सब्सिडाइज लोन्स प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, आजकल आप ऐड देख रहे होंगे किस तरह से जो स्टबल फार्मिंग से रिलेटेड एक ऐड न्यूज शुरू हुई है, लाइक उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहा है, तो जो भी ऐसे यूज़ कर रहा है तो उन्हें हमें सब्सिडाइज लोन्स प्रोवाइड करना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए, वेदर इंश्योरेंस जैसे हमारा लाइक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, बीमा फसल बीमा योजना, उसी तरह इन्होंने बताया। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, देखो गाइस आजकल हम क्या है एग्रीकल्चर को भी हमने बिजनेस बनाया हुआ है, लाइक हम कमर्शियल क्रॉप्स कैश क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा उगाते हैं, फिर उनको हम एक्सपोर्ट करके क्या करते हैं डॉलर कमाते हैं। तो इन्होंने यही बोला कि हमें क्या करना है, जो एग्री बिजनेस जैसे हमने एग्रीकल्चर को फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर एक तरह का समझा हुआ है, उसको हमें ट्रांजिशन करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है टुवार्ड्स अ लो एमिशन सप्लाई चेन। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं, कर्नाटका टू रिलीज 6.64 लाख हेक्टर ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी, इससे जो पहले न्यूज़ पढ़ी है वो भी GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। तो गाइज हम सबसे पहले ये देखते हैं डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है। देखो गाइज क्या है, कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्निशन नहीं किया जाता, ना ही नोटिफाई किया जाता है कि वो फॉरेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में कुछ पैचेस ऑफ लैंड ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई नहीं किया होता। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास राइट है कि वो उस लैंड को या उस पैच ऑफ लैंड को फॉरेस्ट क्या कर सकती है, डीम्ड फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज कर सकती है। ठीक है, अभी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन करी है, मतलब अपने स्टेट में अगर किसी भी फॉरेस्ट को उन्होंने डीम्ड फॉरेस्ट का स्टेटस दिया है, तो वो जो क्लासिफिकेशन की है उन्होंने जो क्लासीफाई किया है उसमें ना ही लोगों की नीड्स किया, उसको नहीं कंसीडर किया है, और ना ही उन्होंने ये सब कंसीडर किया कि वो फार्मर्स को इम्पैक्ट करेंगे, और ना ही उन्होंने वो कंसीडर किया है जो लैंड ऑलरेडी माइनिंग के लिए ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को उन्होंने काउंट नहीं किया है, बिना काउंट किए उन्होंने जो क्लासीफाई किया है डीम्ड फॉरेस्ट उसकी बात बताई है। ठीक है, अभी क्या कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो एक्सपर्ट कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया था, तो उन एक्सपर्ट कमिटीज़ ने रिपोर्ट मतलब कि इशू करी है आफ्टर कब सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के जजमेंट में ये बोला था कि हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट में क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, और वो एक्सपर्ट कमेटी क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि उस स्टेट में कितना जो फॉरेस्ट है वो डीम्ड फॉरेस्ट है। ठीक है, तो उसी के अंडर किया है कर्नाटका ने भी एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसने आइडेंटिफाई किए हैं कि कर्नाटका में 9.94 लाख हेक्टर जो लैंड है वो डीम्ड फॉरेस्ट है। अब डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये वो तरह के लैंड होते हैं जो फॉरेस्ट की तरह अपीयर होते हैं, लेकिन इनको नोटिफाई नहीं किया होता, ना ही गवर्नमेंट के द्वारा और ना ही कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर, और इस तरह के फॉरेस्ट हमारे इंडिया में 1% ऑफ इंडिया फॉरेस्ट लैंड है। अब कोई भी फॉरेस्ट को आपके पास फ्रीडम है कि आप उसे फॉरेस्ट की तरह क्वालिफाई कर सकते हो, ये स्टेट्स का राइट है। कब से, 1996 पे, जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में गोदावर्मन जजमेंट में ये बोला था, फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन थी उसको ब्रॉड किया था, और उन्होंने बोला था कि हम इसके अंदर किसी भी फॉरेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उस फॉरेस्ट को रिकॉग्निशन मिला हो अंडर फॉरेस्ट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लेकिन जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आता है उसको हम एज अ फॉरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद स्टेट्स को भी डायरेक्ट किया था, जो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कि आप अपने स्टेट में एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो भी हर फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करेगी, ये सोचते इररिस्पेक्टिव कि वो किस तरह का है, वेदर क्या वो नोटिफाइड है, रिकॉग्निशन है, क्लासिफाइड है या नहीं अंडर एनी लॉ, इररिस्पेक्टिव लैंड ओनरशिप, उन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई कर सकते हो फॉरेस्ट। तो उसी तरह कर्नाटका ने भी क्या किया है, वो क्लासिफिकेशन करी है जिसमें उन्होंने ये सब इंक्लूड नहीं किया, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारे सोशल इश्यूज़ में कवर होगी,
आइदर इन GS1 और GS2। तो गाइज हमने ये न्यूज़ पहले भी पढ़ी है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में है क्या। जो गाइज आपको भी पता है हमारे इंडिया में जो अभी सीवर की क्लीनिंग होती है वो मैन्युअली की जाती है, जिसकी वजह से क्या है जो लोग होते हैं उनकी लाइफ पे क्या है, जो वर्कर्स उनमें एंगेज होते हैं उनकी लाइफ में खतरा बना रहता है। ठीक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या है, हम चाहते हैं कि जो सीवेज क्लीनिंग है उसको मैकेनाइज किया जाए, मशीन्स के थ्रू की जाए। ठीक है, तो इस चैलेंज के अंदर क्या है, सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरेटरीज ने अभी कसम खाई है कि हम जो सीवर क्लीनिंग है उसे मैकेनाइज्ड बनाएंगे बाय अप्रैल 2021 और सिटीजन अवेयरनेस को प्रोमोट करेंगे और जो हजार्डस क्लीनिंग होती है सीवर्स की या सेप्टिक टैंक्स की उन्हें प्रिवेंट करेंगे। 243 सिटीज़ को ऑलरेडी अवार्ड किया गया है। इसके अंदर हमने इन सिटीज़ को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है एज पर पॉपुलेशन, जिनके 3 लाख तक है, फिर 3 से 10 लाख के बीच में, एंड 2 सिटीज़ विच आर पॉपुलेशन अबव 10 लाख। ठीक है, मैनुअल स्क्वेंजिंग आपको पता ही है कि मैनुअली आप क्या करते हो, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है उसे रिमूव करते हो फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स या ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स या सीवर। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैनुअल स्क्वेंजिंग की वजह से पिछले 5 साल में 376 डेथ्स हो चुकी हैं। सैनिटेशन आप सबको पता होना चाहिए कि स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या जो लोकल बॉडी होती है वही क्या करती है, लोगों को हायर करती है फॉर क्लीनिंग सीवर्स एंड द सेप्टिक टैंक। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम मैनुअल स्क्वेंजिंग को मतलब क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। 1993 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट आया था, जिसमें क्या किया था, अगर आप किसी भी बंदे को एम्प्लॉयड कर रहे हो एज मैनुअल स्क्वेंजर उसे बैन किया था। उसके बाद 2013 में फिर आया एक एक्ट दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट, जिसमें ये क्या किसी भी तरह की जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसे बैन किया और साथ में अगर कोई वर्कर मिलता भी है तो उसका रिहेबिलिटेशन करना है इन अ टाइम बाउंड मैनर। इसके बाद क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को एस्टेब्लिश किया गया जो इन सभी मैटर्स में देखते हैं कंसर्निंग द और सफाई कर्मचारी की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडिया में कॉल बिड्स फॉर सेटिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में जाएगी। अभी क्या है, इंडिया क्या करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स को सेटअप करेगा। ठीक है, तो भाई ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, ये क्लीन बर्निंग फ्यूल होगा जो एमिशंस को एलिमिनेट करेगा बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या करता है, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करता है, हाइड्रोजन एटम को सेपरेट कर देगा ऑक्सीजन से। ठीक है, हाइड्रोजन हम जो फॉसिल फ्यूल से हमें मिलता है हम उसे ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। उसी तरह जो ब्लू हाइड्रोजन मिलता है वो भी हमें, मतलब कि देखो ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है। ग्रे हाइड्रोजन में जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो एमिट होते हैं, जबकि ब्लू हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, जो कार्बन होता है उसको हम एमिट नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं, कार्बन कैप्चर करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी सो दैट हम CO2 को क्या करें, एमिट ना करें। अभी क्या है, हाइड्रोजन का क्या एडवांटेज है ओवर कन्वेंशनल फ्यूल्स, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी बार पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन सेल्स के बारे में। तो भाई हाइड्रोजन का एडवांटेज ये है कि आप एब्यूंडेंस में हम इसको जनरेट कर सकते हैं, इसकी हाई एनर्जी डेंसिटी है, ईजिली आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस में, कंबशन करेक्टरिस्टिक इसकी ज़्यादा अच्छी है और पोल्यूटिंग नेचर इसकी नहीं है। इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले ऑफकोर्स जो हम ऑयल के इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होगी। ठीक है, या फिर जो भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो सकेंगी। हमारा जो सेक्टर्स, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एमिशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, आयरन एंड स्टील सेक्टर हो गया, इन सबको हम डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, ऑफकोर्स एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, साथ में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है सबको पता है, इसमें फ्यूल सेल्फ व्हीकल में काम आ सकता है, हाइड्रोजन हाइब्रिड व्हीकल्स में हम यूज़ कर सकते हैं, पावर जनरेशन में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, रिफाइनरीज में। चैलेंजेस क्या है आप सबको पता है, काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। हाइड्रोजन को प्रोडक्शन ही एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल है, और जो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, लैक ऑफ कोड और स्टैंडर्ड्स की भी कमी है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। अभी क्या है, एंटी मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस ग्रोइंग फास्ट सेज WHO रिपोर्ट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 साइंस सेक्टर में कवर होगी हेल्थ सेक्टर में। क्योंकि आपको पता है ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, लाइक अगर आपको कोई बीमारी हुई है, आपको उसके लिए दवाई दे रही है, लेकिन अगर वो दवाई आपको मतलब कि काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो ड्रग क्या कर रहा है, जो आपका जो डिजीज़ है वो ड्रग को रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंटी मलेरिया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यही होता है, सिंपल बात यही है। ठीक है, अब देखो मलेरिया किसकी वजह से होता है, आप सबको पता है पैरासिटिक डिजीज़ होती है।
जो डिफरेंट तरह की डिजीज़ होते हैं, बैक्टीरियल होती हैं, वायरल होती हैं, फंगल होती हैं, उसी तरह पैरासाइटल भी होती हैं। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? इन्फेक्टेड जो फीमेल एनोफोरस मॉस्किटो है उसके काटने की वजह से लोगों में ट्रांसमिट हो सकती हैं। 5 तरह की पैरासिटिक स्पीसीज होती हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है। 2 तरह की स्पीसीज होती हैं जो मेनली इंडिया में कॉमन है, एक तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपोरम है और सबसे ज़्यादा जो थ्रेट आपको पहुंचाती है भाई वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये कहीं ना कहीं जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है, आप सबको पता है जो मलेरिया के लिए जो स्टैंडर्ड ड्रग यूज़ किया जाता है वो क्लोरोक्विन है। तो अगर किसी को बंदे को मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू हुआ है तो हाइड्रोक्लोरोक्विन उसमें काम नहीं कर रही है और इसको रिपोर्ट किया गया फ्रॉम ऑल द WHO रीजन्स इंक्लूडिंग इंडिया। स्टडी मेंशन किया है कि जो एंटी मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में है। मेजर रीजन्स क्या है कि मतलब कि ड्रग काम क्यों नहीं कर रहा है, वो दवाई काम क्यों नहीं कर रही है। सबसे पहले ये है कि जो एंटी मलेरियल जो ड्रग्स की कवरेज है वो अच्छी नहीं है, इम्प्रॉपर डायग्नोसिस है, ड्रग्स को मिसयूज़ किया जा रहा है और जो मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे से नहीं किया जा रहा है। जो गाइस आपको पता होगा कि काफ़ी जो मतलब देखो हमारी कॉलोनी में तो है, मुझे नहीं पता, जो म्यूनिसिपल कमेटी वाले होते हैं वो जब इस तरह का मौसम होता है तो वो आके क्या है कोई ना दवा छिड़क के जाते हैं। ठीक, वो हम क्यों करते हैं? ताकि हम मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम चलाए रखें। ठीक है, तो इन स्टेट्स में क्या है वहाँ पे मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम है वो अच्छा नहीं है। रिपोर्ट को कब रिलीज़ किया गया है? अभी क्या वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, वैट इज 18 नवंबर से 24 नवंबर। तो इसी के अंदर क्या है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है ऑलरेडी पता गया है, जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, पैरासाइट की वजह से जो आपको डिजीज़ होती है और जो मेडिसिन हैं वो उसको काम नहीं कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है और जो डिजीज़ का जो स्प्रेड होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है या फिर इलनेस और डेथ का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी आप डिजीज़ से लड़ सको आइदर इन ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट, और जिसके अंदर है एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल एंड एंटापैरासिटिक मेडिसिन। WHO ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एक टॉप 10 में से ग्लोबल पब्लिक थ्रेट को ऑलरेडी मतलब कि डेजिग्नेट कर दिया। ठीक है, अभी हमने कुछ दिन पहले वैक्सीन हेसिस्टेंसी भी पढ़ा था, तो वैक्सीन हेसिस्टेंसी भी जो टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को क्या कर सके, टैकल कर सके। तो गाइस इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को स्टार्ट किया गया है 2017 से 2021 में। नेशनल पॉलिसी फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2011 में शुरू हुई है। सेपरेट शेड्यूल H1 इनकॉर्पोरेटेड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स टू रेगुलेट द सेल ऑफ एंटी माइक्रोबियल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैन किया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स को अपने यूज़ नहीं करना, या फिर जो फार्मास्यूलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस है फिशरीज में उनको यूज़ को बैन किया हुआ है। रेड लाइन कैंपेन ऑन एंटीबायोटिक्स को लॉन्च किया हुआ है 2016 में। ठीक है, तो ये कुछ इंडिया के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल कर सकें। अब चलिए अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहला क्या, तो 12th काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन में। देखो टेररिज्म किस तरह से हम टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात हुई है, इसके बारे में बातचीत हुई है। तो ये पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने क्या किया है, हर एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म को क्या करा, कंडेम किया है। स्पेशली जो टेररिज्म प्रॉक्सीज होते हैं, टेररिस्ट प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, सपोज करो इंडिया डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी और से करवा रहे हो, तो इसी को हम बोलते हैं टेररिस्ट प्रॉक्सीज, क्रॉस बॉर्डर जो किए जाते हैं। ठीक है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने क्या किया कि हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, ताकि हम टेररिज्म को कॉम्बैट कर सकें कॉम्प्रिहेंसिव और सस्टेन मैनर में। सस्टेन मैनर का मतलब यही है कि ये नहीं कि बस 2 साल के लिए खत्म हो गया टेररिज्म, नहीं, हमें करना है लॉन्ग टर्म तक क्या है, टेररिज्म को कॉम्बैट करना है। इन्होंने इस बारे में भी डिस्कशंस किए कि किस तरह से हम काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रेडिकलाइजेशन, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। रेडिकलाइजेशन का मतलब यही होता है लाइक बहुत ज़्यादा भड़क जाना, जैसे यूथ को मेनली जो भड़काया जाता है उसको हमें एड्रेस करना है। टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड टेररिस्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, एड्रेस करना है। 5 आइज एलियंस, तो कहीं आप सबको पता होना चाहिए 5 आइज एलियंस में कौन कौन सी कंट्री हैं। ये जो आइलैंड्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA, UK की हैं। ये क्या है, जो एलियंस हैं इसमें क्या करती हैं, इन 5 कंट्रीज़ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, मिलिट्री और ह्यूमन इंटेलिजेंस को शेयर करती हैं। ये एलियंस है चाइना को अर्ज कर रहा है कि अपने एक्शंस को रिकंसिडर किया जाए, जिसमें उन्होंने क्या किया था, हांगकांग का जो इलेक्टेड लेजिस्लेटर का उसको डिस्क्वालीफाई किया था। तो ये जो 5 एलियंस है ये चाइना को अर्ज कर रहा है कि आप जो अपना डिसीजन है उसको रिकंसिडर करो।
आगे है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स, मतलब कि इसमें इन्होंने क्या बोला है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा घूस लेती है, कितना ज़्यादा ब्राइबरी करती है, उस हिसाब से रैंक किया है। तो रिलीज़ किसके द्वारा किया गया, तो गाइज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रेस के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया का रैंक 77 है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने परफॉर्म बेटर किया है देन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। ठीक है, 194 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 77 है। नॉर्थ कोरिया का जो रैंक है वो फर्स्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइबरी यहीं ली जाती है, जबकि डेनमार्क का लोएस्ट है, भी वहाँ ब्राइबरी नहीं ली जाती। स्कोर को 4 पैरामीटर्स पे कैलकुलेट किया गया है। तो गाइस ये आपको 4 पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, दैट इज द गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट, एंटी ब्राइबरी डिटरेंट्स एंड एनफोर्समेंट। ठीक है, तो गाइस पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। ठीक है, मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अभी किया है, इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने 120 मिलियन US$ की लोन का साइन किया है, जिसमें हमारा एम ये है कि मेघालय में हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मॉडर्नाइज करेंगे। प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, 300 किलोमीटर की एक स्ट्रेटेजिक रोड बनाएंगे जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट होगी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होगा। अब प्रोजेक्ट से क्या करेंगे, हम मेघालय को ग्रोथ करेंगे, मेघालय की जो स्टेट है उसमें हम ग्रोथ बनाएंगे 2 वेज में। सबसे पहले जो मच नीडेड जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी थी वो प्रोवाइड करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, मेघालय की पोजीशन इस तरह से है कि हम क्या करेंगे, वहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की थ्रू बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल कॉरिडोर। ठीक है, आपको पता है ये BBIN है। ठीक है, BBIN में हमारा यही है कि हम क्या कर सके, मतलब एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक रोड बना सके बिटवीन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ठीक है, मिशन पूर्वोदय तो गाइज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इकोनॉमिक्स में PT 365 जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी तो हमने उसमें मिशन पूर्वोदय पढ़ा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि किसकी पार्टनरशिप के साथ, CII दैट इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और साथ में ज्वाइंट प्लांट कमेटी में, जिसमें हम क्या करेंगे, ईस्टर्न इंडिया में डेवलपमेंट करेंगे थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इसमें हम क्या उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, जो नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश है, उनको डेवलप करेंगे। हमारा एम ये है कि हम किस तरह से ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिवनेस है स्टील प्रोड्यूसर्स की, कॉस्ट की टर्म में, क्वालिटी के टर्म में, इनको इम्प्रूव कर सके। इस प्रोग्राम के एम है कि गवर्नमेंट क्या कर सके, अपनी जो लॉजिस्टिक एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ट्रांसफॉर्म कर सके, और जो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है ईस्टर्न इंडिया में उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, ऑपरेशन थंडर क्या है, तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए ऑपरेशन थंडर क्या है। ये कोऑर्डिनेट किया गया है इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखो एक महीना चलता है ये ऑपरेशन, दैट इज 14 सितंबर से 11 अक्टूबर चल रहा है। इसके अंदर क्या है, 103 कंट्रीज में इन्होंने रैली किया, इंडिया में भी रैली किया अगेंस्ट एनवायरमेंटल क्राइम। ये जो ऑपरेशन थंडर है पिछले 4 सालों से चल रहा है, 2017 से स्टार्ट हुआ था, 2017 हो गया, 18, 19, 20, तो ये 4th हुआ है ऑपरेशन थंडर। इसमें जो कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करती हैं इनका फोकस मेनली किन स्पीसीज पे होता है जो प्रोटेक्टेड होती है अंडर द साइट्स। ठीक है, आपको पता होगा साइट दैट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। अभी हमने बात करा अगेंस्ट एनवायरमेंटल क्राइम। ठीक है, लाइक जो भी आपका मतलब कि इनलीगल ट्रैफिकिंग होती है एनिमल्स की, ठीक है, या स्पीसीज की जो प्रोटेक्टेड है, उनके अगेंस्ट क्या है इस काम करती है। विलो वार्बलर, तो गाइस विलो वार्बलर में भी आपको पता हो न्यूज़ में इसलिए था, ये लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है। सो सबसे पहले इंडिया में देखा गया कहाँ पे, त्रिवंतापुरम, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूजली यूरोपियन और पेली आर्कटिक रीजन्स में पाया जाता है। बर्ड सब सारण अफ्रीका में माइग्रेट होता है अर्ली विंटर में। इसका स्टेटस आपको पता होना चाहिए, लीस्ट कंसर्न है। लास्ट न्यूज़ आज की रानी लक्ष्मीबाई, तो भाई रानी लक्ष्मीबाई को भी प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, दैट इज द 19 नवंबर को। आपको पता है जब उनके हस्बैंड राजा गंगाधर राव की डेथ हो गई थी तो वो झांसी की रूलर बनी थी, और जबकि जो इनका अडॉप्टेड सन था उसको रूलर का रिकॉग्निशन नहीं दिया था। आपको पता होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में किस तरह से झांसी को क्या किया था, अनेक्स कर लिया था। शी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सबको पता होगा। लक्ष्मीबाई ने अपनी जो पावर थी झांसी में मार्च 1858 तक कैप्चर करके रखी थी। इस तब तक जो जनरल हुग्रोस थे उन्होंने क्या कर लिया था, झांसी को सीज कर लिया था। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे फिनिश होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।